हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन क्या मतलब होता है और कैपिटल लेटर का इसके अंदर क्या रोल है। क्लियर? तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा पहले पंक्चुएशन। देखिए, पंक्चुएशन में जो हम हिंदी में वैसे बेसिकली बात करें तो पंक्चुएशन को हम हिंदी में बात कह सकते हैं चिन्ह विधि। क्या बोल सकते हैं इसको हम? चिन्ह विधि। यानी कि चिन्ह चिन्ह को एक सेंटेंस में लगाने की एक तरीका या मेथड बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, पंक्चुएशन की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो क्या होती है? Punctuation means the right use of putting in points or stops in writing। यानी कहने का मतलब ये है कि पंक्चुएशन का मतलब है यानी कि जो पॉइंट्स हैं, जो कॉमाज हैं, कौन से स्थान पर किस प्रकार के कॉमा का प्रयोग करना है, किस किस प्रकार विराम स्टॉप्स मतलब विराम का यूज करना है लिखने में। जो कॉमाज पॉइंट्स यानी का यूज करना क्या कहलाता है? हमारा पंक्चुएशन कहलाता है। उसका सही उपयोग पंक्चुएशन कहलाता है। यानी कॉमास, विराम तथा अल्प विराम, जो भी जितने बार भी कॉमास है उनका सही प्रयोग क्या कहलाता है? पंक्चुएशन। क्लियर? तो देखिए कैसे जो पंक्चुएशंस होते हैं वो मोस्टली हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, वो मैं आपको बताऊं तो मोस्टली जो हम पढ़ने वाले हैं वो 11 टाइप्स ऑफ मतलब जो कॉमास हैं वो पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के? 11। कौन कौन से अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, पहले नंबर पे जो हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फुल स्टॉप। दूसरे पे पढ़ेंगे कॉमा। ठीक है। नंबर थर्ड आएगा फुल स्टॉप। देखिए, आप सब जानते हैं इस प्रकार लगाया जाता है, कॉमा इस प्रकार लगाया जाता है। क्लियर? हाँ, ऐसे करके। एंड नंबर 3 में पढ़ेंगे हम इंटरोगेशन मार्क, जो हम बोलते हैं। इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव जो वर्ड में यूज किया जाता है। नंबर 4 पढ़ेंगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे लगाए जाते हैं? इस प्रकार। क्लियर? और बीच में इनके कोई वर्ड मतलब वो लिखा होता है सेंटेंस। 5th पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर पढ़े तो कोई बहुत अच्छा। एपोस्ट्रोफी लगता है देखिए इस प्रकार से, वर्ड के कोई वर्ड लिखा हो उसके ऊपर लगेगा, बताएंगे। नंबर 6 पढ़ेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन देखिए इस प्रकार लगता है। आपने जो मोबाइल चलाते हो जो भी, उसके जो कीपैड होता है, उसका जो मतलब जो टाइपिंग के लिए पैड होता है, उसमें सेमीकोलन कॉमा सारे प्रयोग दिए हुए होते हैं। उन्हें जैसे हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड 8th पढ़ेंगे हम हाइफन। 9th पढ़ेंगे डैश। 10th पढ़ेंगे कॉलन। एंड 11 जो रह गया उसे पढ़ेंगे पैरेंथेसिस। वैसे यूज में नहीं है लेकिन हाँ कोष्टक एक प्रकार का ये, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे इसके अंदर। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आज जो हम पंक्चुएशन के अंदर पढ़ने वाले हैं वो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे फुल स्टॉप, फिर कॉमा, इंट्रोगेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा। इनके बारे में पढ़ेंगे कि फुल स्टॉप क्या होता है,
फिर पढ़ेंगे कॉमा क्या होते हैं, इंट्रोगेशन मार्क क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा किसे कहते हैं, और एपिस्टोपियस किसे, यानी एपिस्ट्रोफी का जो यूज है, जो कॉमा है वो किस प्रकार लगाया जाता है, कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। क्लियर। सेमी कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, कोलन, पैरेंथेसिस, यानी इन सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के साथ। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फुल स्टॉप से। तो देखिए, जनरली मैं आपको एक बात बताऊं, फुल स्टॉप जो से हम यूज करते हैं, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। एम आई ऑडिबल? चलिए, यानी कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं फुल स्टॉप को क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम। क्लियर। देखिए, पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? फुल स्टॉप यूज किया है जैसे कोई बात हो या कोई कथन हो हमारा, जब खत्म हो जाता है, जब कोई कथन हमारा समाप्त हो जाता है, तब तो वहां रुककर, पूर्ण विराम का मतलब है थोड़ी देर रुककर, जब हम कोई बात रुककर कहते हैं, जैसे वह गया तो वह चला गया, वह चला, या वह आगरा गया। मैं इस प्रकार लिख दूं इसको, वह आगरा गया। देखिए बच्चों, ये होता है हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, जब इसकी हम ट्रांसलेट करते हैं तो फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। बस यही है और कुछ नहीं है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके जो इसको हम डेफिनेट करते हैं तो कैसे करते हैं, फुल स्टॉप को डेफिनेट करें तो कह सकते हैं हम, फुल स्टॉप पर सबसे अधिक रुकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। तो जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि फुल स्टॉप का मतलब क्या है, किसी भी बात को जब हम खत्म करते हैं तो हमें जो रुकना पड़ता है, उस वहां पर क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप का। अब कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज करते हैं? तो देखिए, पहले नंबर की मैं आपको बात बताऊं इसके रूल को, कि जो मोस्टली उनको ही पढ़ेंगे, कि असर्टिव तथा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता। देखो कैसे, के अंत पर, कहां पर? इनके लास्ट पर। जैसे देखिए, मैंने आपके लिए एग्जांपल बोला कि ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। तो देखिए बच्चों, वह नहीं खेल रहा है यानी कि वह नहीं खेल रहा है। तो जैसे कि मेरी पूरी बात खत्म हो गई, तो वह नहीं खेल रहा है, मेरी कंप्लीट बात हुई, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसी बात को हिंदी में कहें कि वह नहीं खेल रहा है, तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से यूज किया जाता है। ये क्या हमारा पूर्ण विराम, जो मैंने आपको बताया, हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप। तो आई होप सबकी बात समझ में आई कि असर्टिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब देखिए, मैं आपको इंपेरेटिव में और बताता हूं एक, क्लोज योर आईज, फुल स्टॉप, अपनी आंखें बंद कर लो, तो क्लोज योर आइज, फुल स्टॉप लगा दे। अब आप कह सकते हैं सर इनका असर्टिव और इंपेरेटिव में जैसे इंट्रोगेटिव में क्यों नहीं? तो बच्चों, इंट्रोगेटिव के लिए मैंने अभी आपके लिए जो 11 लिखाए थे उसके अंदर इंटरोगेशन मार्क लिखा था, वो लगता है वहां पर, तो फुल स्टॉप नहीं लगता है। अगर आप कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, तो उनमें ऑपरेटिव में देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क चलता है उनके अंदर, तो ये नहीं यूज होते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। तो ये कैसा सेंटेंस है बच्चों? इंपेरेटिव। तो इनके अंदर किस प्रकार का कॉमा यूज किया जा सकता है? इनके अंदर यूज किया जाते हैं, यानी फुल स्टॉप को यूज करते हैं। किसका? फुल स्टॉप का। क्लियर। चलिए, अब देखिए रूल नंबर 2 देखते हैं सभी को।
तो रूल नंबर 2 उठाते हैं। तो देखिए मैं ये कहूँ आपसे कि जैसे कि कोई भी बड़ा नेम, बड़े बड़े नाम देखे होंगे आपने, मोहनदास करमचंद गांधी, और जैसे कि हम कह सकते हैं, और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम है, MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, ऐसे करके बहुत से होते ही नहीं होते। तो उन नामों को बहुत से लिख देते हैं, MK शर्मा, DP चौधरी, बहुत से उनका अपने अपने नामों को शॉर्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी हो, किसी का नाम कुछ भी, तो वो शॉर्ट में लिखते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े नाम को या कोई बड़ा शब्द है उसको शॉर्ट में लिखने के लिए, उसके जो वर्ड्स हैं उनके बाद जो उपयोग किए जाते हैं उन्हें शॉर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फुल स्टॉप यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपके लिए कोई बात कहूँ कि MLA, देखिए MLA, अगर मैंने MLA सीधा सीधा लिख दिया तो कोई इसको MLA नहीं पड़ेगा, इसको MLA नहीं पड़ेगा। तो इसको अलग अलग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, MLA। जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया MK गांधी, अब मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या MK गांधी कोई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखना होगा मुझे, MK गांधी। क्लियर है बच्चों सभी की बात। अगर आप इसको एक डेफिनेट के रूप में लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि संक्षिप्त रूपों वाले शब्दों के अंत पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब सब संक्षिप्त रूप का मतलब है एब्रीविएशन। क्लियर, एब्रीविएशन यानी ये शॉर्ट करके जो नाम लिखते हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, किसका यूज करते हैं हम, फुल स्टॉप का। क्लियर, तो फुल स्टॉप का जो मोस्टली यूज हम करते हैं। और मैं आपके लिए एडवाइस दूं, जैसे आप अगर 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर्स का आता है बच्चों, यानी 2 मार्क बहुत होते हैं। तो ये फुल स्टॉप का यूज ध्यान रखें, फुल स्टॉप का यूज कहाँ करना है, असर्टिव तो इंपेरेटिव एंड शॉर्ट करने के लिए। क्लियर, तो चलिए अब आगे बढ़े। ये तो इतना सा ही है, अब आगे पढ़ते हैं। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक सभी की बात समझ में आई होगी। चलिए आगे निकलते हैं दूसरे वाले की ओर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलिए। देखिए बच्चों, अब मैं आपसे कहूं, दूसरा नंबर आता है हमारा कॉमा का। किसका आता है बच्चों, कॉमा। इट मीन्स अल्प विराम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है देखिए ऐसे। क्लियर, इस प्रकार से लगाते हैं इसको। अब देखिए ये जो कॉमा होता है बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पंक्चुएशन के अंदर, कि कॉमा का प्रयोग जिस बच्चे को आता है वो बहुत ही कम गलतियां करेगा, क्योंकि कॉमा ही है जो मेन होता है असली में। जो पंक्चुएशन की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी कॉमा को ही माना जाता है। तो कॉमा के बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे रूल्स बन जाते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो हम इसको थोड़ा आसानी से, मतलब आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट लिख सकते हैं हम कि नॉमिनेट ऑफ एड्रेस के पश्चात कॉमा का प्रयोग एड्रेस के पश्चात नॉमिनेट ऑफ एड्रेस का मतलब क्या है, नॉमिनेट ऑफ एड्रेस का मतलब है बच्चों कि जब हम किसी को नाम से
जैसे कि किसी को नाम से पुकारे, जैसे कि कोई बात कही हमने कहा रमेश कम हियर, किसी को उसके नाम से पुकारना। ठीक, नाम से पुकारने से मतलब नहीं है हम यहाँ कहें हे इधर आओ, यानी नॉमिनेट ऑफ एड्रेस का उसको नाम से प्रदर्शित करें और एड्रेस करें, संबोधित करें और थोड़ी रुक कर बात करें। हल्का सा क्या कहें, रुक कर बात करें। नॉमिनेट है कि नहीं, यहाँ से क्या कम हेयर, सॉरी कंप्लेन नहीं, कम हेयर, तो ये क्या है हमारा कॉमा। तो इसके बाद जो नॉमिनेशन हमने यूज किया उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। देखिए बहुत से सेंटेंसेस के अंदर आ जाता है, जैसे हम बोलने में भी यूज करते हैं, ए लड़के वहां जाओ, तो बॉय गो देयर। या हम कहें कपिल ओपन योर बुक। तो ये सब क्या है बच्चों, नॉमिनेट ऑफ एड्रेस। तो क्या कॉमा का फर्स्ट रूल समझ में आया आप सभी को। कॉमा का प्रयोग नॉमिनेट ऑफ एड्रेस का मतलब है किसी को उसके नाम से संबोधित करने के पश्चात क्या करते हैं, हम छोटे से एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इससे इसका आपस में रिलेशन रखने के लिए। क्लियर, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड रूल। अब देखिए एक बात और समझाऊंगा आपको कि इसके अंदर नॉमिनेट ऑफ एड्रेस तो स्टार्टिंग में, अगर ये बाद में यूज होता है यानी लास्ट में यूज होता है तो कैसे यूज करते हैं, इसके बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कम हियर कपिल, तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है नॉमिनेट ऑफ एड्रेस को स्टार्ट में यूज करें चाहे अंत में यूज करें, दोनों को जोड़ने, दोनों के लिए बीच में क्या यूज करना होगा हमें, कॉमा का। क्लियर, चलिए बस कुछ नहीं है, आगे पीछे कर दिया गया, कॉमा का प्रयोग वही है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं, देखिए इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब जो रूल है, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन कैसे। अब देखिए केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम कहें केस इन अपोजिशन होता है जैसे कि जो इधर का हिस्सा उधर चला जाए, उधर का हिस्सा इधर आए, बीच में आ जाए, यानी कि कोई भी हिस्सा इधर उधर होता है तो उसको कहते हैं हम केस इन अपोजिशन। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था। तो जैसे कि हम कह सकते हैं केस इन अपोजिशन वाले वाक्य में, यानी वाक्य के बीच में आए तो पहले और पीछे दोनों वाक्यों, दोनों स्थानों पर कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, कॉमा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने कहा देखिए केस इन अपोजिशन कैसे होता है। केस इन अपोजिशन का मतलब है कि कोई भी बात अगर मान लीजिए आगे हो या दो, इसमें दो यूज किए गए, यानी कि एक के बारे में बात कर रहे हो पर बातें अलग अलग करके कर रहे हो। जैसे कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नाम है, नॉमिनेटिव है, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रधानमंत्री।
तो आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट डेड इन 31 अक्टूबर 1984, यानी कि उन्हें शूट कर दिया गया, यानी कि एक एनकाउंटर में मारे गए हैं, शूट 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री। अब देखिए दो बातें, हमारी प्रधानमंत्री एक और दूसरी इंदिरा गांधी, एक तो नॉमिनेटिव यूज कर रहे हैं और दूसरा उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए दोनों ही दो बातें यूज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन, यानी एक ही के बारे में बात कर रहे हैं पर आगे पीछे करके। तो इस प्रकार से जब हम बातें करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉमा का। जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी, फिर एक हल्का सा कॉमा यूज किया जाता है, आवर प्राइम मिनिस्टर, फिर एक छोटा कॉमा, वाज शॉट डेड इन 31 अक्टूबर 1984। क्लियर? देखिए जैसे कि मैंने आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद हो तो एक इस प्रकार से बताया था, ही सेड टू मी, he said comma inverted comma Karan, you are so lazy, Karan। तो ये क्या है, ये यानी कि he said you are so lazy करण। तो करण क्या है, इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, he said to करण, यानी किससे कहा है? करण से कहा है। तो एक ही बात कर रहे हैं और उससे नॉमिनेटिव भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, केस इन अपोजिशन, यानी इसका हिस्सा कुछ इधर आ जाए या उधर आ जाए, इधर उधर होने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस, यानी इसी का भाग एक ही है, एक ही के बारे में बात करें, लेकिन क्या है उसकी विशेषता के बारे में बात करें या उसी को आगे पीछे करें तो वो कहलाता है हमारा केस इन अपोजिशन। जैसे कि आपको मैंने दिखाया है इंदिरा गांधी वाला और एक ये वाला। तो क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसका रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या है, जैसे कि हम बातें करें रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 कहता है पार्टिसिपल फ्रेज के वाक्य से पृथक करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि मैं कहूं आपको, सीइंग द लायन आई रन अवे, इट मीन्स, अब देखिए ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको अलग करने के लिए क्या इसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा का। कैसे? सीइंग द लायन यानी कि शेर को देखकर, आई रन अवे मैं भाग गया, मैं भाग गया। तो देखकर आपने पढ़ा हो पार्टिसिपल तो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है या हैव गेट करके यूज होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? पार्टिसिपल होते हैं वो। तो सीइंग द लायन आई रन अवे, तो देखिए पार्टिसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए क्या करने की, पृथक यानी कि अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉमा का। क्लियर? और देखिए ऑन hearing the news I shocked, खबर सुनते ही मैं आश्चर्यचकित हुआ, यानी आश्चर्यचकित हुआ। तो देखिए ये क्या है? एक पार्टिसिपल है। क्या सुनी? खबर सुनते ही, ऑन हियरिंग द न्यूज, इस बात को अलग करने के लिए क्या करना है? कॉमा का प्रयोग करना है। क्लियर हुई बच्चों बात? चलिए
अब देखते हैं नंबर 4। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि क्लॉजेस को अलग करने के लिए, किसके लिए, क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग कैसे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यानी इफ यू कम, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इफ यू कम एक फ्रेज हुआ, यदि तुम आओगे, आते हो या आओगे, हिंदी में तो इसका सेंस यही होगा कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इफ यू कम, इसको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाएगा बच्चों, कॉमा का। एक फ्रेज ये, एक फ्रेज ये, यानी क्लॉजेज, एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये, तो एक इसको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का। क्लियर। देखिए और मैं आपके लिए लिखूं, वी वीप वी लाफ एंड वी पास अवे। वी वीप हम रोते हैं, वी लाफ एंड वी पास अवे हम हंसते हैं और गुजर जाते हैं, हम गुजर जाते। देखिए एक क्लॉज एंड दो क्लॉज, या दो एक से ज्यादा क्लॉजेज हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कॉमा का। क्लियर। चलिए नंबर 5 हम देख सकते हैं बच्चों। 2 3 5 समझ में आया आप सभी को। चलिए देखते हैं 5th क्या कहता है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जैसे कि कहूं यू, ही एंड आई, यू ही एंड आई प्लेड कार्ड्स, यानी कि मैं, तुम, वह और मैं। तो देखिए तुम, फिर वह और मैं, यानी कि एक है फिर एक और है। तो एक ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग रहे। देखिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं, यानी प्रोनाउंस यूज हो रहे कि नहीं हो रहे, यानी यू फिर ही फिर आई, तो इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए, यानी कि ये सारे सम्मिलित एक ही चीज में है, तो यू के बाद कॉमा, ही के बाद कॉमा एंड आई के बाद कॉमा, अलग अलग दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का। और लास्ट वाले से पहले किसका यूज करते हैं हम, एंड का। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई बॉट ए पेन कॉमा पेंसिल कॉमा बॉल कॉमा शर्ट एंड टेबल। इट मीन्स ये कॉमा का मतलब है ये सारी चीजें मैंने ली, यानी आई बॉट ए पेन, मैंने पेन भी लिया, पेंसिल भी लिया, बॉल भी ली, शर्ट भी लिया एंड टेबल भी ली। अगर मैं इसको यूज ना करके डायरेक्ट कह दूं आई बॉट ए पेन एंड टेबल, तो मैंने कौन सी चीज, दो चीजें ली, केवल पेन और टेबल। तो इन सबको एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, कॉमास का। क्लियर हुई बात सभी को। चलिए अब देखिए 6 बात करूं मैं आपके लिए, तो 6 में मैं कह सकता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच
को वाक्य से पृथक करने के लिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से, यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इधर वाला हिस्सा, जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी, तो इधर फिर कॉमा नोटेड कॉमा राम इज ए गुड बॉय। तो इसको अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको अलग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर कॉमा का। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कॉमा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट पंक्चुएशन की चैप्टर के अंदर। तो देखिए अब देखते हैं आगे। यस या नो के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हमने कहा यस आई हैव योर पेन, तो यस को इनसे अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का। क्लियर। इसी प्रकार नो, नो यूज करना है तो नो आई डोंट हैव, नो आई हैव योर पेन। तो इन दोनों को अलग करने के लिए क्या यूज किया है, कहने का मतलब क्या है, यस और नो के बाद, यस और नो अगर शब्द यूज होते हैं तो उनके बाद किसका यूज किया जाता है बच्चों, नो का, यानी कॉमा का, सॉरी किसका, कॉमा का। और देखिए बहुत सी चीजें हैं जैसे कि देखिए, जैसे कि अब बात करूं मैं आपसे 8वें नंबर की, तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि किसी में, एक सेकंड, तो देखिए अभी हम बात करें कि किसी पत्र में अभिवादन कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज यानी सम्मान सूचक शब्दों के बाद, यानी शब्द के बाद कहें या फिर सम्मान सूचक के बाद, देख किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा डियर सर, मैंने कहा डियर सर, तो आपने टू जैसे एप्लीकेशन पढ़ा हो तो टू द प्रिंसिपल सर, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कॉमा का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी पत्र में अभिवादन या सम्मान सूचक शब्द, अभिवादन यानी किसी से क्या करना, अभिवादन करना किसी का, जैसे डियर सर, सर, मैम, और सम्मान सूचक शब्द जैसे मैंने इसमें डियर सर, सर एक सम्मान सूचक शब्द, तो इनके बाद किस प्रकार का यूज, कॉमा यूज करते हैं, इस प्रकार से। क्लियर। तो डियर सर, या फिर हम कह सकते हैं योर्स सिंसियरली, या हम आप लोगों ने पढ़ा हो योर्स ओबीडियंटली, तो उसके बाद कॉमा का यूज किया, तो इस प्रकार के सेंटेंस में इस प्रकार से कॉमा का यूज किया जाता है। क्लियर। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इसी के बारे में कि और किस प्रकार से कहां पर यूज करते हैं। तो आपके लिए मैं इसमें कॉमा के अंदर कितने रूल्स करा चुका हूं, 8। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बताऊं आपसे कि जैसे डेट वगैरह में जो यूज करते हैं हम लोग, के डेट में और वर्ष में जो डिफरेंस बनाते हैं उनके लिए,
और भी बहुत सी चीजें हैं उनके लिए, जैसे कि लंबे उद्देश्य को वाक्य से पृथक करने के लिए जैसे doing such mischief in the school is not allowed। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है? डूइंग सच मिस्चीफ इन द स्कूल यानी कि इस प्रकार की गलतियां इस स्कूल में अलाउड यानी कि अनुमति नहीं है, उनकी अनुमतियां नहीं है। तो इस प्रकार के लंबा उद्देश्य, लंबी बात कहने के और बच्ची हुई बात से अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉमास का। अब देखिए, ज्यादा ऐसी वैसी बातों को ना पढ़कर सीधे पॉइंट पे चलते हैं, किसी ना किसी पर। एक इसको ले लेते हैं 9 के बाद 10 के तिथि को वर्ष से पृथक करने के लिए जैसे कि हम कहें आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2 1999 यानी कि 2 जुलाई 1999 को हुआ। तो मेरा जन्म 2 जुलाई 1999 यानी तिथि यानी डेट और सन को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉमा का। क्लियर? ये जो इम्पोर्टेंट्स थे वो मैं आपको करा रहा हूँ, और तो ऐसी कोई बातें नहीं है जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, आप इन्हीं को ध्यान से पढ़े। तो कॉमा लगभग जो मतलब लगभग क्या 98% क्लियर। अब देखिए, अब आगे बातें करते हैं। इससे अगला जो इंट्रोगेशन मार्क यानी जो बात है वो है हमारा इंट्रोगेशन मार्क। देखिए, इंटेरोगेशन मार्क क्या होते हैं, आखिरकार उनके बारे में बातें करते हैं। इंटरोगेशन मार्क होता क्या है? देखिए, इंटेरोगेशन मार्क जो आया है वो इंटेरोगेटिव वर्ड से आया है। किससे आया? इंटेरोगेटिव वर्ड से, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। यानी देखिए, मेरे जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कि मैं आपसे कहूं कि सीधे सीधे कह सकते हैं हम इंट्रोगेटिव यानी सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं रूल नंबर 1 में कह सकते हैं इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। किसके अंत में? देख कैसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड। तो कोई भी जब मैं WH वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो कौन किस प्रकार का सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो उसके लास्ट में ना तो फुल स्टॉप ना कॉमा, सीधे क्या यूज करेंगे हम? इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? जैसे कि और मैं कहूं इज दिस योर वॉच, क्या यह आपकी घड़ी है? तो क्या इसका यूज हुआ? सीधा सीधा इंट्रोगेशन मार्क का। क्लियर?
लेकिन बच्चों ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो हर जगह पे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता, लेकिन जब ये यानी कह सकते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द, परंतु डाल सकते हैं, परंतु जब प्रश्नवाचक शब्द, परंतु जब प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या कह सकते हैं, वाक्य, क्लियर, नाउन क्लॉज बन जाता है, क्या कर लेते हैं, बन जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा आई डोंट नो, ये ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें होता है आई डोंट सॉरी who you are। देखिए सीधी सीधी सी बात आपको समझाऊं एक, कि ये जो है कब बनेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि जब ये इंट्रोगेटिव का कार्य करेंगे तो इनकी जस्ट बात क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ये क्या बन जाएंगे, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का मतलब है नाउन के बाद क्या होती है, नाउन क्लॉज बन जाएंगे तो इनकी जस्ट बात वर्ब ना होकर या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, मोस्टली सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर है तो ये यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, कहीं आप इसको इंट्रोगेटिव वर्ड समझ के सीधा कोमा ये लगा दे ना। ये देखें कि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसकी जस्ट बात क्या होनी चाहिए, इज, आर, एम, जो भी है हेल्पिंग वर्ड होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये है आई डोंट नो हु आर यू आर, कि तुम कौन हो, है तो यही जो तुम हो, मैं तुम्हें नहीं जानता जो तुम हो, जो तुम हो, जो का अर्थ है यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ जो। जैसे आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं तुम्हें नहीं जानता कि जो तुम हो, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज होगा ना कि इसका। क्लियर, सभी की समझ में आई बात। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंट्रोगेशन मार्क पे आगे कौन सा मार्क था, एक्सक्लेमेशन मार्क था शायद। ये जो वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, अगर ये नाउन क्लॉज के रूप में कार्य करेंगे तो इनका सेंस भी बदल जाएगा। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर यू जो हुआ आया था उसका अर्थ था जो, ना कि कौन। क्लियर, देखिए अब कैसे मतलब है, और आगे बातें करते हैं। तो आगे की बात करते हैं हम एपिस्ट्रोफी पर। किस पर, एपिस्ट्रोफी यानी संबंध सूचक चिन्ह। ये ऊपर लगता है कोमा, नीचे लगता है, ये कहाँ लगता है, ऊपर। इस बात को खास विशेष ध्यान रखें। जस्ट सेकंड, देखिए अब बातें करेंगे हम एपिस्ट्रोफी के बारे में। एपिस्ट्रोफी के बारे में आपके लिए एक बात होता है, एपिस्ट्रोफी का मत जो यूज गया था वो किसी के ऊपर अधिकार दिखाने के लिए यूज किया था। एपिस्ट्रोफी का जो कोमा है वो, अब कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि मोस्टली आपको मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊं, देखिए जैसे कि मैंने कहा मोहन की कार, हिंदी में बोला मैंने मोहन की कार, तो हम कह सकते हैं मोहन्स कार, मोहन्स कार। तो देखिए ये जो यूज हुआ है, ये जो वर्ड यूज हुआ है मोहन्स, एपिस्ट्रोफी एस, प्लुरल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, सिंगुलर ही है।
मोहन की कार, तो इसका मतलब हो गया की, अधिकार दिखाने के लिए मोहन का अधिकार किस पर है, कार पर। तो ये क्या है हमारा एपिस्ट्रोफी एस। तो सिंगुलर में कैसे यूज करते हैं मुझे देखिए, ये ऊपर लगा हुआ है कि संबंध दिखा रहा है कि मोहन का संबंध किससे, कार से, किससे, कार से। तो मोहन के ऊपर एपिस्ट्रोफी और एस कार, मोहन्स की कार, की का मतलब है ये। अब देखिए ये है सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर। जैसे कि मैं एक बात और बताऊं कि कपिल की दुकान, तो कपिल्स शॉप, कपिल शॉप यानी कपिल की दुकान। तो सिंगुलर में कैसे यूज करना है इसको, कोमा को और एस का। लेकिन जब ये बच्चों प्लूरल में हो, यानी कि प्लूरल में हो, तो जैसे कि हम कहें गर्ल्स हॉस्टल, जैसे कि हम कहें गर्ल्स हॉस्टल, तो इसमें भी एपिस्ट्रोफ यूज किया था। लेकिन कैसे, इधर प्लूरल में कैसे यूज करता है, बिना एस के। तो कैसे यूज करेंगे इसको, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज रूम, बॉयज रूम्स, बॉयज रूम्स यानी कि लड़कों के कमरे। तो इस प्रकार से जब हम बहुवचन में यूज करते हैं तो एस के बाद यूज करते हैं इस प्रकार से, और अगर सिंगुलर यूज करेंगे तो उसको इस प्रकार से यूज करेंगे। क्लियर हुई वही। तो एपिस्ट्रोफी एस का बस इतना सा ही प्रयोग है, आप इसको इतना सा ही समझे और आपका काम कंप्लीट है, यानी बहुत बस इतना सा ही है इसका प्रयोग। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे इन्वर्टेड कॉमास, नंबर 5। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का आपको सीधा सीधा तो पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर यूज किया था, यानी किसी भी बात को जो का त्यों रखना ही। जैसे कि हम कहते हैं ही सेड टू मी, अब इसको अलग करने के लिए कॉमा का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिपोर्टेशन में। और अब कोई भी बात कहेंगे हम, जैसे आई वॉज ए गुड प्लेयर, तो कोई भी बात जो कहेंगे वो किसके अंदर कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो बात हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो उसको किसके अंदर रखते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो क्लियर, इन्वर्टेड कॉमास का बस इतना सा ही है, एपिस्ट्रोफी का भी इतना सा ही, इन्वर्टेड कॉमास का तो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुई बात, सभी बच्चों समझ में आ रही है। क्लियर। अगर बच्चों किसी की समझ में नहीं आए तो कोई भी पॉइंट अगर से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं 6 की ओर, एक्स सेमी कॉलन की ओर। किसकी ओर, सेमी कॉलन। क्या आखिरकार सेमी कॉलन क्या है। देखिए सेमी कॉलन जो है, सेमी कॉलन क्या है, ये सेमी कॉलन। तो हम कह सकते हैं कॉमा जो होता है, कॉमा कितना सा लगता है, इतना सा। लेकिन कॉमा किसके लिए, थोड़े से रुकने के लिए। ये सेमीकोलन जो यूज किया जाता है बच्चों, वो थोड़ा ना ज्यादा देर रुकने के लिए यूज करता है किसी बात के अंदर। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन, कंपाउंड क्लॉज को पृथक करने हेतु कंपाउंड सेंटेंस को पृथक करने हेतु। जैसे कि हम के कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिलाकर जो सेंटेंस बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आवर टीचर
आवर टीचर वाज सिंपल modest unassuming person, but we all respect we all are। जैसे कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज जैसे कि हम कोई वर्ड स्पीच लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, स्पीच लिख रहे हैं, तो हम यूज करते हैं आवर टीचर वाज सिंपल, बहुत ही साधारण, मॉडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग पर्सन, यानी कि बहुत ही साधारण और मॉडेस्ट और अनअज्यूमिंग पर्सन है, यानी कि जो एज्यूम ये सोच से ऊपर पर्सन है। बट जैसे कि हम कोई स्पीच दे रहे हैं किसी के आगे और हम बातें कर रहे हैं कि आवर टीचर इज सिंपल मॉडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग पर्सन, थोड़ी देर रुक गए, बट वी ऑल रेस्पेक्टेड हिम, यानी कहने का मतलब क्या है, कोमा थोड़ा रुकते हैं इसमें, थोड़ा नहीं ज्यादा देर रुकते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना हो कि जैसे मोदी जब स्पीच देते हैं तो थोड़ा रुक के देते हैं, तो वही बात है कि कोई भी बात को जब हम रुक के बातें करते हैं उन्हें अलग अलग करने के लिए, देखिए दो सेंटेंसेज है, एक सेंटेंस एंड दो सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए जो यूज किए गए वो क्या है, सेमीकोलन। अब आप कहेंगे इसको कैसे यूज, जब हम एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बार बार करते हैं तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, कॉमास का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो आई होप सबके समझ में आया कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्लॉज को पृथक करना, समझ में आया सेमीकोलन किस प्रकार यूज करना। अब देखिए ठीक, बस इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो है सिंपल से इतना ही यूज करना है। अब आगे पढ़ सकते हैं, काफी लंबा वीडियो रहा है, तो अब हम बात करते हैं 7th में एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए इस प्रकार से, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क जो होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होते हैं हम क्या है, सीधे सीधे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके अपने पढ़े हो, मैंने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा है और आज फिर बताऊंगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होते हैं यानी कि जिन वाक्यों में अचानक से उठी शोक दुख ऐसे भावनाओं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको डेफिनेटली तौर पे। एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है इस प्रकार से, अब देखिए दो जगह लगता है, एक तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में भी लगता है कभी कभी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो लगना ही लगना है, क्लियर। पर कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, वहां पर क्या दिखाया जाए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, इमोशंस दिखाए जाते हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है बहुत सारे, तो देखिए मैं आपके लिखता हूं, व्हाट अ साइट, शी क्राइड, कितना अद्भुत दृश्य था, शायद था, शी क्राइड जब वह चिल्लाई। तो देखिए ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इनको अलग अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, इनके बीच में किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। या मैं आपसे कहूं बट बट वगैरह मैंने जब आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो इनके साथ क्या यूज करते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और देखिए जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, स्टैंड अप, I don't want to hear a word, यानी कि खड़े हो जाओ, I don't want to hear a word, यानी मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूं। तो
स्ट्रॉन्ग मनोवेग होता है तो वहां पे किसका यूज करते हैं बच्चों, एक्सक्लेमेशन मार्क का। ज्यादातर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में यू गॉड ब्लेस यू, मे गो यू गो टू हेल ऐसे करके जब यूज करते हैं तो उसके लास्ट में यूज कर देते हैं। इस प्रकार से एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। ज्यादातर जो आपको यूज करने में मिलेगा, कॉमा मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा एंड थोड़ा बहुत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा और डैश मिलेगा, बस ज्यादा नहीं, इतना ही होगा। कैपिटल लेटर्स बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ अभी तो कैपिटल लेटर्स बताऊंगा। तो आपको 7वां नंबर समझ में आया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर हुआ सभी के। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा, अगला कौन सा है, हाइफन। हाइफन तो कुछ नहीं है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। जैसे कि हम कह सकते हैं समान चिन्ह का प्रयोग निम्न, जैसे कि फर्स्ट यूज कर सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड यानी कि जो मिले मिले शब्द होते हैं उन्हें थोड़ा अलग करने के लिए किसका यूज करता है, हाइफन का। किस प्रकार, देखिए मैं आपके लिए बताऊं, जैसे कि सेमीफाइनल, सेमी फाइनल, तो इनको थोड़ा अलग करने के लिए किसका यूज करना होता है, हाइफन का। और जैसे कि टेक्स्ट बुक, देख कंपाउंड वर्ड्स क्यों है, सेमी अलग हो जाएगा, आधा फाइनल अलग हो जाएगा, अंत टेक्स्ट अलग हो जाएगा, बुक अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़े रखने के लिए जो यूज करते हैं, यानी जोड़ के एक शब्द का एक ही अर्थ निकले, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, सेम हाइफन का। किसका, हाइफन का। क्लियर। जैसे कि बहुत सी बातें और भी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, और भी हैं बहुत सारे, सन इन लॉ, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। इस प्रकार के वर्ड्स में किसका यूज करते हैं, हाइफन का। और देखिए किसी भी जैसे कि प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े हो आपने, यानी पूर्व सर्व जो होते हैं उनके अंदर थर्ड लिख सकते हैं, उसको हम सेकंड रूल लिख सकते हैं उसका, कि किसी उपसर्ग के अंतिम अक्षर के पश्चात किसी उपसर्ग के किसी प्रीफिक्स उपसर्ग के अंतिम अक्षर के पश्चात उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द शब्द से पहले शब्द को जोड़ने के लिए जैसे कि कोऑर्डिनेट आपने देखा हो, एंटी इंडियन, तो ये यानी कि एक ही शब्द है लेकिन इसके कुछ शब्दों को थोड़ा अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डैश, हाइफन का। क्लियर। हाइफन का यूज इतना सही है, काफी है आपके लिए। तो आपके क्या, वैसे इतना सही समझ में आया, बहुत होता है, यही यूज किए जाते हैं ज्यादातर। आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब की हेल्प ले सकते हैं, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आना चाहिए कुछ भी हो, ठीक है। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट चल रहा है तो प्लीज हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा या ये दिक्कत आ रही है। क्लियर हुई। अब देखिए, अब बात करेंगे थोड़ी डैश की।
देखिए डैश का जो प्रयोग होता है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ आपसे, हाइफन होता है छोटा, डैश होता है थोड़ा उससे बड़ा। यानी डैश का जो प्रयोग होता है वो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, राइटिंग को थोड़ा और अलग तरीका से, जैसे सजावटी है, सजीव या नाटकीय बनाने हेतु किस प्रकार से, जैसे कि फर्स्ट में लिख सकते हैं आप कैसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा सो यू आर टेलिंग मी द सेम ओल्ड स्टोरी हाउ कैन आई बिलीव, हाउ कैन आई बिलीव यू। यानी कि यू आर टेलिंग मी द सेम ओल्ड स्टोरी, यानी तुम मुझे वैसी ही कहानी सुना रहे हो, वैसी पुरानी कहानी सुना रहे हो। हाउ कैन आई बिलीव यू, तो मैं तुम पे मतलब भरोसा कैसे कर सकता हूँ। देखिए यानी कोई ऐसी कहानी जो उसे, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो लेकिन उस पर नहीं कर रहा, लेकिन उसको क्या दिखा रहा है, जैसे कि वह सजीव हो, जैसे क्या हुआ है सजीव हो, तो किसका यूज किया जाता है, डैश का। किसका, डैश का। सेंटेंस एक ही है, उसको जोड़े रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, डैश का। क्लियर, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं रुक रुक कर, दिए गए अथवा बीच में दिए गए भाषण में, जैसे कि हम कहें, आपके लिए मैं बोलूं, विल यू, आई मीन, कुड यू लैंड मी सम मनी। यानी कि बीच में रोक रोक कर कहें, जैसे कि मैंने तुम्हें यह दिया था, तो मैंने तुम्हें दिया था, तो इसके लिए क्या, बिलीव, क्या तुम, नहीं नहीं मेरा मतलब है, इस कहते हैं ना ये, अरे ना ना मेरा मतलब ये है कि, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, डैश। क्या यूज किया जाता है बच्चों, डैश। आई मीन मेरा मतलब, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो ऐसी स्थिति बने तो क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, डैश का। क्लियर। अब देखिए कॉलन, कॉलन ऐसा कुछ नहीं है, कॉलन जैसे कॉलन हुआ, और ये जो है आपके लिए मैं कहूँ कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बताऊं, ये कॉलन का जो यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है जैसे कोई क्लॉज है हमारा, उसको उससे रिलेट करने के लिए, जैसे एक क्लॉज लिख लिया और उसको उससे एक क्लॉज लिखे, दोनों को आपस में जोड़े रखने के लिए, कोई कंजक्शन नहीं कोई कुछ नहीं, तो उनको जोड़े के रखने के लिए जो यूज किए जाते हैं सब चिन्ह उन्हें कहते हैं हम कॉलन। यानी दो पर इस प्रकार के लगा देते हैं और उन दोनों को जोड़े रखता है, तो क्या करते हैं उसकी जगह पे कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर। तो ये तो आप जानती हैं, कोई भी बात है उसे बनाए रखने के लिए फिर थीसिस, ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, आप इससे चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। कॉलन तो है कि कोई दो सेंटेंस क्लॉज दे रखा है, उन्हें जोड़ रखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कॉलन का। तो देखिए बच्चों आज मैंने आपके लिए जो कराया वो था पूरा पंक्चुएशन।
चिन्ह विधि, ये जो पंक्चुएशन है मैंने आपके लिए कहा था पंक्चुएशन कंप्लीट हुआ। पंक्चुएशन के लिए आज जो 10 कराए, जो सॉरी डैश तक जो मैंने कराया, कॉलन भी बताया, कॉलन और जो आप इसको चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके इससे काम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है बच्चों, तो क्लियर कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई बात समझ में ना आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ। हम आपकी जो भी दिक्कत होगी उससे सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली वीडियो जो होगी मेरी वो होगी कैपिटल लेटर के ऊपर। क्लियर? क्या होगी? कैपिटल लेटर के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।